जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो गया है 1 से लेकर 23 तक। अगर नहीं देखें, कोई भी सेट आपका छूट गया तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हर सेट का जो है ना क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट डाला हुआ है कि आप आगामी एग्जाम जितने भी होने वाले हैं ना, सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अच्छे से कंप्लीट कीजिए और वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा कि आपको ना वीडियो देखते देखते सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और शाम में टेस्ट लगाइए, अभी वीडियो देखिए, शाम में टेस्ट 6:30 बजे लगाइए। और टेस्ट देने से क्या होगा, आपका रिवीजन ना ज़्यादा होगा, इसलिए टेस्ट जरूर दिया कीजिए। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हम ग्रुप का जो लिंक है ना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा आवाज़ में ना परेशानी होगी क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुंह में थोड़ा सा ना छाला पड़ गया है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तब भी हम सोच रहे नहीं, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो डेली कवर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा टारगेट है कि 100 सीट जितना दिया हुआ है इस बुक में, हम सारा समाप्त करना है, हर हाल में ख़त्म करना है, इसलिए हमको डेली लेके चलना बहुत ज़रूरी है। चलिए आंसर ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा लगा। ख़राब अच्छा जो भी लगे ना, आपको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए 33 नंबर सेट का क्वेश्चन 34 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, बताइए। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध के अधिकार शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है, ये तीनों शामिल, याद रखिएगा। अगर वीडियो को अच्छे से देखिएगा सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, चुप रहने का स्वतंत्रता शामिल है, तीनों शामिल है। आपको वीडियो ना यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको सर्च कीजिए यूटेरिया पाजर का मिल जाएगा, लेकिन ऐसा इस तरह से वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि एक क्वेश्चन को ना बस 2-3 बार हर क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। ये देखिए कि कहाँ हमको याद हो रहा है, कहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि आजकल शॉर्टकट का ज़माना बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाके ना वो चीज़ को अचीव कर पाइएगा। तो अच्छे से क्वेश्चन देखिए और टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाएं तो खैर बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो याद रखिए 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 50 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कि भारत की संसद इनमें से किससे मिलकर बनती है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। भारत की संसद इनमें से किससे मिलकर बनती है। तो याद रखिए 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा से मिलकर बनता है, राज्यसभा से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। याद रखिए ये तीनों संसद का ना अंग है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे कौन, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी होगा, सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। कि क्या है, केवल एक सही। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, तब सही हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर है 6 बोल रहा है, देश के शासन में मूलभूत विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा, राज्य का कर्तव्य। इनमें से किस के संबंध में कहा गया है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, या इनमें से किस संबंध में कहा गया है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है, तो देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, या इनमें से किस के संबंध में कहा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके इच्छा अनुसार किया जा सकता है, किसके द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा।
नेक्स्ट प्रतिशत का बढ़ाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है। बोल रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो नो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखिए 1978 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। 10 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो 11 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटेक्स या मेडुला कहा जाता है। कोटेक्स या मेडुला कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बोल रहा रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है, याद रखिएगा। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के द्वारा होता है। क्या होता है, अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। कौन दर्शाता है, फिलिप्स वक्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बोला है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। क्या होती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है बोल रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा इसमें जो दोनों, इसका 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें दोनों कथन सही नहीं है। क्या इसमें एक भी कथन सही नहीं बोल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1 जनवरी 1950 को नहीं होगा, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को किया गया था, याद रखिए 1949 को किया गया था। और भारत का जो लेखीय जो है ना, ये आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है अप्रैल मार्च नहीं होगा, यहाँ पे होगा जुलाई टू जून होता है। जुलाई टू जून होता है, याद रखिएगा। जुलाई टू जून मतलब 1 जुलाई से, याद रखिए 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 30 जून तक होता है, सही से लिखा नहीं पा रहा है, याद रखिए। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, याद रखिए। अप्रैल मार्च नहीं होगा, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। M3 को क्या कहते हैं, व्यापक मुद्रा कहते हैं। M3 को क्या कहते हैं, व्यापक मुद्रा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। M3 जो है व्यापक मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। तो 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई का लेखा जो वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक मानचित्र निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, इसमें तीनों होगा। पर्वत होगा, पठार होगा, मैदान होगा, महासागर होगा। इसमें देश और राज्यों की सीमाएं नहीं होगा। तो बोल रहा है भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो पर्वत, पठार, मैदान, महासागर को जो है भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। बोल रहा है कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा जो है ना, कोडरमा कहाँ है। तो ये है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए। चांदी के लिए नहीं होगा, चांदी जो है ना ये राजस्थान हो जाएगा, याद रखिए। ये हो जाएगा राजस्थान और कोडरमा हो जाएगा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए, याद रखिएगा। कुद्रेमुख है लॉस के लिए है, बिल्कुल सही है। कोलार सोना के लिए बिल्कुल सही है। जवाब शीशा जस्ता के लिए है, बिल्कुल सही है। इसमें बोला था कौन सम्मिलित नहीं है। तो कोडरमा जो होगा ना अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चांदी का जो प्रसिद्ध है वो राजस्थान में है। कुद्रेमुख बोलेगा तो लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। कोलार बोलेगा सोना के लिए प्रसिद्ध है। और जवार बोलेगा शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। तो किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। तो पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
बोल रहा है भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कड़ाही शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ है। क्या है? तो लखनऊ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रूप देश है? निम्न में से कौन सा देश स्थल रूप देश है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। क्या है? तो स्थल रूप देश, याद रखिएगा, स्थल रूप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? निम्न में से कौन सी नदी जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्रा है। तो याद रखिए, निम्न में से कौन सी नदी बोल रहा है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो याद रखिएगा, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है। 1 2 3 इसमें तीनों होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? बताइए, कर्क रेखा जो है निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील से जो है ना कर्क रेखा नहीं गुजरता, लेकिन बहामास से, लीबिया से, यूएई से गुजरता है। और कर्क रेखा अगर बोलेगा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। और देश से बोलेगा तो इसमें ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा देश से नहीं गुजरती है? तो ब्राज़ील से नहीं गुजरता, लेकिन बहामास से गुजरता है, लीबिया से गुजरता है। कर्क रेखा यूएई से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम जो है नहीं बनाता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश बनाता है, सिक्किम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। तो याद रखिए, बोल रहा निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो मिजोरम जो है 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश बनाता है, सिक्किम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, क्या होती है? बताइए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ आसमान होता है। क्या होता है? स्वच्छ आसमान। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेंसी टाट नहीं था, लेकिन वॉरवेल था, क्लेवारिंग था, अमॉन्सन था। तो बोल रहा है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? तो वेंसी टाट नहीं था, लेकिन वॉरवेल, क्लेवरिंग और मॉन्सन ये तीनों थे। ए बी सी तीनों था, लेकिन वेंसी टाट नहीं था। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की है थी? बोला निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? सर सैयद अहमद खान। इसमें है मिलान कीजिए कौन इसमें ना गलत सुमिलित है, इसमें बोल रहा है कौन सा एक गलत सुमिलित है। तो याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा इसमें 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया टुडे ये गलत है। इंडिया टुडे ये सुरेंद्र बनर्जी नहीं लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, बिल्कुल सही है। फाइट फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस का है, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस बोलेगा पटाभी सीताराम ये लिखे थे, तीनों सही है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, फाइट फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। और फाइट फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला पटाभी सीताराम ये लिखे थे, इन्हीं का पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, आंसर आप इसका कमेंट बताइएगा कि सुरेंद्र बनर्जी का जो पुस्तक था ना कौन था, इंडिया टुडे किसने लिखा था? दोनों कमेंट करके बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 32 है, जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर। अष्टदिग्गज के किसके दरबार में रहते थे? बताइए, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार बोल रहा है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण है कहाँ से प्राप्त होता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? क्या कि 1527 में हुआ था, 1527 में, याद रखिएगा। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया बाबर मर जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था,
और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, 1526 27 सॉरी 27 में ना, सॉरी खानवा 27 में युद्ध हुआ था, सॉरी 1527 में, याद रखिएगा खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 35, बोल रहा है पूरा पाषाण युग के पास उपकरणों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण युग के पार प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए ऑप्शन बोल रहा है इस पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं, बताइए। बोल रहा है कौन सा उपकरण जो है ना मध्य पूरा पाषाण काल के हैं। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेधक है, खुरचनी है, हाथ का कुल्हाड़ी है। ये तीनों जो है ना मध्य पूरा पाषाण काल का है, लेकिन ब्लेड नहीं है। तो इसमें आंसर होगा 1 2 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा अगर PDF का क्वालिटी अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है। 36 नंबर है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो बोल रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो संसदीय कानून द्वारा क्या कर सकते हैं, न्यायाधीशों की संख्या जो है ना बढ़ा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिए संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट है लाठी क्लब, याद रखिएगा। बोल रहा है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, याद रखिए। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस। क्या होगा, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोबिंद ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था, गुरु हरगोबिंद ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया था। बोल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर ने दिया था। किसने दिया था, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। 41 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के समय जो है ना दिल्ली में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड लिटन था उस समय गवर्नर जनरल, उसी समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है। शक्ति का जो बीमीय सूत्र है ना क्या है। तो याद रखिए इसका 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ml² T/-3। शक्ति का जो बीमीय सूत्र है ml² T/-3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। बोल रहा निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर टीन जिंक का मिश्रण है। गन मेटल में किसका मिश्र धातु होता है। तो कॉपर टीन जिंक जो है ना गन मेटल में मिश्रण होता है, कॉपर टीन जिंक का होता है गन मेटल। नेक्स्ट है, किस उत्प्रेरक उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। बोला किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल होता है। क्या होता है, निकेल। नेक्स्ट है, नेत्रदान। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रदान में जो है ना कॉर्निया दान दिया जाता है। याद रखिएगा, कॉर्निया को क्या करते हैं, नेत्र जो भी व्यक्ति नेत्रदान करते हैं उसमें कॉर्निया को दान दिया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है ना कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिए इसका 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है ना कम हो जाता है। ये गलत है, यहाँ क्या कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है ना बढ़ता है, याद रखिएगा। और इसमें सही क्या है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। इसमें गलत क्या था, तो आर्द्रता के बढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी था, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा होगा तब सही होगा, इसलिए गलत था। और तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। बोलने में बहुत परेशानियाँ हो रही है क्योंकि मुँह में छाला पड़ा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है
कि प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर कहते हैं। याद रखिएगा, प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें मिलान कीजिए। 49 में जो है ना मिलान करने के लिए बोल रहा है। याद रखिएगा 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए। तो लाइपेज जो है ना ये हो जाएगा बसा का विघटन एंजाइम है। लाइपेज क्या है? तो बसा का विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज क्या है? तो एमाइलेज जो है ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। इरेप्सिन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में चेंज करता है। याद रखिए लाइपेज क्या है? बसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज बसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन है। और एमाइलेज क्या है? एमाइलेज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और इरेप्सिन क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में चेंज करता है। क्या देखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? याद रखिएगा 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह को जो है ना कवियों का कवि कहा जाता है। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, हर सेट के पीछे दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है स्मरणीय तत्व, इसको ध्यान से देखिएगा। इस बुक में सब क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट ही है, याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन बोल रहा है कि कांग्रेस के ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 में। याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में किया था। तो क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है कांग्रेस द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। याद रखिएगा कांग्रेस द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 से हुआ था। याद रखिएगा दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से हुआ था। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है ना 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल 1930 को जो है ना खत्म हो जाता है। तो गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ? शुरुआत हुआ था। तोड़ने के बाद ही शुरुआत हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे ना वो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा के से पेरिस की यात्रा से की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिएगा कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरदार पटेल ने किया था। नेक्स्ट है इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवादी नहीं। क्वेश्चन पूछेगा ना किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवादी नहीं? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया था। 1931 के अधिवेशन में वो बोले थे, 1931 के अधिवेशन में। तो याद रखिएगा कि 1931 के अधिवेशन में ही बोला गया था। कौन एक अधिवेशन बोलेगा कहाँ हुआ था? तो याद रखिए कराची में हुआ था। 1931 के कराची अधिवेशन बोला गया था कि गांधी जी बोले थे गांधी मर सकते परंतु गांधीवादी नहीं। ये कराची अधिवेशन बोला गया था 1931 में। उसमें अध्यक्ष जो थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा और कराची अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का क्या किया था? संकल्प प्रारूपित किया था। तो कराची अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। तो ये सेट नंबर था 34 था। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे जाके ज़रूर देखिए। इसका ग्रुप में जो है ना PDF और बोर्ड्स जो टेस्ट हुआ है सारा कुछ डला हुआ है। जाके टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, PDF ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। एक करेंट अफेयर्स का ग्रुप है, कुमार गौरव सर का डेली उस पर क्वेश्चन डाला जाता है। अगर आपका मन तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसका टेस्ट शाम 6:30 बजे होता है। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आवाज़ में हुआ होगा, हम मानते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मुंह में ना पूरा छाला पड़ा हुआ, आपको हम पहले बता चुके हैं। इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जल्दी से ठीक हो जाए, बस यही है। लेकिन कंप्लीट करना था, टारगेट है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए तैयारी। और बिहार पुलिस का सेट भी होता है उस ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।